अब आगे देखेंगे प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण। फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। जो स्विमिंग पूल होता है उसमें आपने देखा होगा कि पानी है वो आभासी स्थिति में दिखाई देता है, वास्तविक में नहीं दिखाई देता है। नंबर 2 पॉइंट है पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। जब हम किसी पानी की गिलास में देखें तो पेंसिल को डालेंगे तो जो ऊपर पेंसिल है वो तो हमें सीधी प्रतीत होगी, लेकिन जो पानी के अंदर है वो हमें उल्टी या थोड़ी टेढ़ी प्रतीत होगी। नंबर 3 पॉइंट है कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। जो कोई कांच का गिलास होता है अगर हम उसमें कोई नींबू डाल दें, नींबू का आकार हमें उसका वास्तविक नींबू का आकार है उससे हमें कैसा होगा, बड़ा प्रतीत होगा, बड़ा दिखाई देगा। नंबर 4 पॉइंट है कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे प्रतीत होते हैं। अगर हम कोई शब्द लिखे हुए हैं किताब पर या कागज पर, उसे हम गिलास स्लैब से देखेंगे तो वह हमेशा ऊपर की तरफ हमारे पास लिखे हुए प्रतीत होते हैं। देखिए यहाँ पर एक है फिगर है कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ये कांच का स्लैब है ABCD, उसमें देखिए EN जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह कांच है, ये देखिए कांच का स्लैब है, ऊपर वायु है और नीचे जो पिंक कलर में है वो क्या है, कांच है। जब कोई प्रकाश की किरण ये यहाँ से आ रही है और कांच में प्रवेश करने के पश्चात वह अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे जल दिया हुआ है और जल में पड़ने के पश्चात वह पुनः उसी स्थिति में आ जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिए आप। बल्कि इसकी आभासी स्थिति क्या है, E और P। और ये अब देखेंगे प्रकाश अपवर्तन के दो नियम। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं, बोर्ड में आ जाता है कि प्रकाश अपवर्तन के दो नियम लिखिए या बताइए। तो देखेंगे नंबर 1 पॉइंट है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण होती है अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ या भाग के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या हैं, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। नंबर 2 है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। देखिए एक परिभाषा है ये स्नेल का अपवर्तन का नियम, इसे हम हेडिंग में भी लिख सकते हैं या पूरा दिया हुआ है पॉइंट कि बोर्ड में आ जाता है कि स्नेल का अपवर्तन का नियम बताइए। सूत्र है एक साइन आई ज्या आई बट्टे ज्या आर बराबर स्थिरांक। अब होगा अपवर्तनांक, सूत्र होता है अपवर्तनांक n बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ पर n21 बराबर माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखेंगे यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि माध्यम -1 निर्वात या वायु है तब यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष
सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर c/u। तो देखिए सूत्र है यहाँ पर c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि ये s ऊपर आ गया इसलिए ऊपर -1 लगा दिया है। अब देखेंगे हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक 242 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुणा कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। अब देखिए प्रकाश सघन माध्यम और विरल। प्रकाश भी दो माध्यमों में जाता है, सघन में और विरल में। तो आगे देखेंगे प्रकाशिक सघन माध्यम। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरों की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। आगे है प्रकाशिक विरल माध्यम। दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। देखिए अब एक फिगर दिया हुआ है, इससे पहले हम एक नोट पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिगर दिया हुआ, फिगर पर ध्यान देंगे। अभिलंब है यहाँ पर रेड कलर में। विरल माध्यम से कोई किरण आ रही है और जब वह दर्पण से टकराएगी या किसी माध्यम से टकराएगी, सघन माध्यम में आने के पश्चात वह अभिलंब की ओर थोड़ा झुकती हुई प्रतीत होगी, बल्कि उसकी आभासी स्थिति होगी वो क्या होगी, थोड़ी अलग होगी। अब देखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यह उसका उल्टा है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से कैसी हो जाती है, थोड़ी दूर। फिगर देखेंगे तो थोड़ा दूर प्रतीत होगी। अब आगे हैं गोलीय लेंस। गोलीय लेंस क्या है? दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हैं लेंस कहलाते हैं। लेंस कहते हैं दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जिसका एक या दोनों तल गोलीय हैं लेंस कहलाता है। अब दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में हम देखेंगे यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नंबर 2 है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस में देखेंगे यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। जो उत्तल लेंस है वो क्या होते हैं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं ऐसे गोलीय लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस में देखेंगे ऐसे गोलीय लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें हम अवतल लेंस या अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखेंगे उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखिए यहाँ पर F1 F2 क्या है, मुख्य अक्ष है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और लेंस से टकराने के पश्चात वह लेंस के दूसरी ओर कहां पर, मुख्य फोकस से गुजरेगी। F2 जो है उसका मुख्य फोकस से वहीं से ये गुजरेगी। उदाहरण में देखिए फिगर दिया हुआ है। नंबर 2 पॉइंट है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण
उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से आएगी, फोकस दूरी से आएगी, तो वह क्या होगी, लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होगी। नंबर 3 पॉइंट है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के केंद्र मध्य O बिंदु से गुजरेगी तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होगी। वह बिना किसी इधर उधर हुए सीधा प्रतीत होगी, सीधा उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखेंगे क्रम संख्या दी हुई है यहाँ पर। दूसरी टेबल में है बिंब की स्थिति, तीसरी में है प्रतिबिंब की स्थिति, चौथी में है प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार, पांचवा है प्रतिबिंब की प्रकृति। क्रम संख्या 1 में देखेंगे कि जब कोई बिंब की स्थिति, जब कोई वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, F2 पर, फोकस दूरी पर, मुख्य फोकस पर। ओके। नंबर 3 है प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार। तो प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा उल्टा। देखिए यहाँ पर हम फिगर में देख लेते हैं, किरण आरेख में ये फिगर दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। और नंबर 2 देखेंगे 2F1 से परे। जब कोई वस्तु 2F1 से दूर हो, परे हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, F2 तथा 2F2 के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 तथा 2F के बीच। प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार होगा छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। नंबर 3 है 2F1 पर। जब कोई वस्तु या बिंब 2F पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, 2F2 पर। और प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार होगा समान साइज। प्रकृति होगी प्रतिबिंब की वास्तविक तथा उल्टा। इसमें सभी अधिकतर वास्तविक तथा उल्टा ही प्रतिबिंब बनते हैं। अब नंबर 4 देखेंगे F1 तथा 2F1 के बीच। जब कोई वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो, तो देखिए प्रतिबिंब का बनेगा 2F से परे, 2F से थोड़ा हटके। इसका साइज क्या होगा, विवर्धित। कैसा होगा, बड़ा। प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब बनेगा हमारा वास्तविक तथा उल्टा। अब देखेंगे नंबर 5 रह गया है, फोकस F1 पर। जब कोई वस्तु फोकस F1 पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब का साइज होगा अत्यधिक विवर्धित। और प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। नंबर 6 लास्ट है, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। जब कोई वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच या मध्य स्थित हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जिस और बिंब है लेंस के उसी ओर, जिस ओर बिंब है उसी की ओर उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का साइज होगा बड़ा और प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। अब देखिए यहाँ पर फिगर देखेंगे, किरण आरेख खींचे हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए फिगर। वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं इसे। CD 6 फिगर हो गए यहाँ पर। अब देखेंगे अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम।
तो है बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। देखिए अवतल लेंस है, यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण लेंस से टकराएगी उसके पश्चात वह अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। तो देखिए चित्र के अनुसार जो दिखाया गया है वो लेंस से सीधी प्रतीत हो रही है, लेकिन उसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है, F1 पर प्रतिबिंब बनेगा। नंबर 2 है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर से निर्गत होगी, मीन्स इसका है ये दूर हो जाएगी, थोड़ा हटके प्रकृति होगी इसकी, तो इसकी प्रकृति और इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर आभासी होगा F2 पर। नंबर 3 है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन में निर्गत होती है। ये पुनः वही बिंदु है कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य बिंदु से गुजरेगा तो वह बिना विचलन के निर्गत होगा, उसमें कोई रुकावट या विचलन नहीं होगा। अब देखेंगे बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। क्रम संख्याएं इसमें 2 हैं, 1 और 2। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो नंबर देखेंगे जब कोई बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस F1 पर। प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार होगा अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। नंबर 2 है अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच। जब कोई बिंब की स्थिति हो अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच, तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, F1 तथा O के बीच। प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार होगा छोटा, प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। फिगर देख लीजिए, वही फिगर है पुनः उसी प्रकार से। अब देखेंगे गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंस सूत्र भी होता है, देखेंगे सबसे पहले लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। तो लेंस सूत्र होता है 1/OV माइनस 1/U बराबर 1/F। आवर्तन क्या होगा, M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई, जैसे हम HI/HO से प्रतीत करते हैं। M बराबर एक सूत्र हो जाएगा OV/U, और तीसरा सूत्र होगा M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई बराबर OV/U। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ लेंस। देखेंगे किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो लेंस की क्षमता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम मीन्स उल्टी होती है। सूत्र है लेंस की क्षमता बराबर P, जिसे हम P से कहते हैं P बराबर 1/F। ओके, अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, इसे हम D से प्रतीत करते हैं, तो यहाँ होगा 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर। ओके,
अब देखेंगे डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक प्लस की होती है, और अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। अब देखेंगे अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्तित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र और बन जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट अनंत तक होगा।